नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक छोटा सा टॉपिक हमारा बीच में रह गया था। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का आपका ये टॉपिक है, बच्चों के लेखन का मापन, विश्लेषण और मूल्यांकन। मेजरिंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रंस राइटिंग। हमारा एक टॉपिक था लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। उसी के ही अंदर का एक सब टॉपिक है ये आपका कि हम बच्चों के लेखन का मापन कैसे करेंगे, कैसे हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं किसी भी बच्चे की राइटिंग का, बच्चे के लेखन के कौशल का, कि किसी बच्चे में कितना अच्छी तरीके से लेखन किया है, तो उसका हम कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेखन कौशल क्या होता है, इसकी कौन कौन सी रणनीतियाँ होती हैं, विधियाँ कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में, स्कीमास वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के पेपर की जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोडेड हुई हैं 80-90% हो चुकी है। बीच बीच में से कुछ टॉपिक रह रहे हैं जो अब हम आने वाले टाइम में जल्द डेली ही हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो आने वाले समय में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस को हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप अपनी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों के लेखन को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं किसी भी बच्चे के लेखन का। ये बात है कि जब बच्चा शुरुआत में जन्म के बाद धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, उसके बाद जब लिखने का बारी आती है, जब वो लिखना शुरू करता है, तो उसको कैसे हम लिखाते हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि पहले हमें किसी चावल के में या कोई रेत वगैरह का बाउल वगैरह में रेत वगैरह भर लेना चाहिए, उसमें उंगली फिरानी चाहिए लेटर्स की शेप में। अगर हमें ए बुलवाना है तो ए की शेप में आपको उंगली, बच्चे की उंगली फिरवाना चाहिए। उससे बच्चे की जो फिंगर्स होती है वो अच्छी डेवलप हो जाती है, वो अच्छे से काम करने लगती है। धीरे धीरे फिर उसको पेंसिल से लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं वीडियो में। अब बात हम ये करते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बच्चों के लेखन के विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये लेखन के जो माप और मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा निकटता से जुड़ी हुई है। मतलब जब हम बच्चों के लेखन की या बच्चों की राइटिंग की विश्लेषण करना है या एनालिसिस करना है, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो मापन और मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को हमें एनालाइज करना होता है तो हम कहीं ना कहीं मेजरमेंट और इवैल्यूएशन उसका कर ही लेते हैं। एस स्टीवंस ने कहा था कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। मेजरमेंट क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है, किसी क्राइटेरिया के बेस पर या कोई रूल्स पहले से ही बना हुआ है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई नंबर असाइन कर देते हैं, नंबर दे देते हैं, तब हम उसको कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हम बच्चों का टेस्ट चेक करते हैं और टेस्ट चेक करने के बाद हम उसे एक नंबर दे देते हैं कि आपके 50 मार्क्स आए हैं या आपके 45 मार्क्स आए हैं, आपके 27 मार्क्स आए हैं। हम उनको एक नंबर असाइन कर देते हैं, तो वो उनका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या हुआ? इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द pupils। इवैल्यूएशन क्या होता है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे ने, छात्रों ने अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनको किस एक्सटेंट तक, किस हद तक उन्हें प्राप्त कर लिया है। सीधी सी बात है, हर बच्चे का अपना एक उद्देश्य होता है, शिक्षा का अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, टीचर्स भी जाते हैं कुछ पढ़ाने, तो उसको लेसन को पढ़ाने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई बच्चे उस लेसन को सीख ले, बच्चे उस लेसन को याद कर पाए, बच्चे उस लेसन के बारे में समझ एकत्रित कर पाए। ठीक है, ज्ञान बच्चों को मिल सके, ये ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में क्या आता है कि बच्चों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितनी हद तक, किस हद तक या किस लेवल तक या किस एक्सटेंट तक प्राप्त कर लिया, उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अब बात आती है कि फॉर एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स राइटिंग, किसी भी बच्चे की, छात्रों की राइटिंग को इवेल्युएट करने के लिए टीचर्स और इवेल्युएटर और एनालाइजर, कोई भी टीचर हो सकता है इवेल्युएट करने वाला, या कोई इवेल्युएटर हो सकता है, ठीक है, या एनालाइजर हो सकता है, मस्ट हैव क्लियर कट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग स्टूडेंट्स राइटिंग। अब सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में उसके क्राइटेरिया जो होते हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम
एक व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति के कैरेक्टर को देखने के बाद, परखने के बाद हम उसको मान लीजिए उसका इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो अच्छा है, या इस व्यक्ति का कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो हम किस बेस पर कह रहे हैं? हमारे माइंड में ऑलरेडी क्राइटेरिया है कि एक अच्छे व्यक्ति की या अच्छे कैरेक्टर की क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या रूल होती है, कि एक अच्छे व्यक्ति को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को, ठीक है, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड होते हैं वो सब हमारे माइंड में होते हैं, उसके बेसिस पर हम सामने वाला का इवेल्युएशन करते हैं। वही बात यहाँ पर है, जब किसी बच्चे की अगर हमें राइटिंग को इवेल्युएट करना है तो राइटिंग को लेकर जितने क्राइटेरिया ऑलरेडी बने हुए हैं कि अक्षर ऐसे होने चाहिए, इतनी बीच में स्पेस होनी चाहिए, दो शब्दों के बीच में इतनी स्पेस होनी चाहिए, इतने बड़े शब्द होने चाहिए, उनका साइज ऐसा होना चाहिए, आकार ऐसा होना चाहिए, जो क्राइटेरिया ऑलरेडी बने हुए हैं वो क्राइटेरिया बिल्कुल पूरी तरह से टीचर के या इवैल्यूएटर के या एनालाइजर के, जो भी इवैल्यूएशन कर रहा है, उसके दिमाग में होने चाहिए। क्योंकि अगर उसको क्राइटेरिया नहीं पता होगा तो वो बच्चे की राइटिंग को कैसे इवैल्यूएट कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग को, किसी भी बच्चे के लेखन कौशल को, राइटिंग स्किल को जांचने के लिए, राइटिंग स्किल का इवैल्यूएशन करने के लिए। जैसे कि दिस पॉइंट्स में भी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, कि बच्चा किस तरह से टॉपिक का सिलेक्शन कर रहा है, बच्चे की इमेजिनेशन पावर क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, हैंडराइटिंग क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं प्रॉपर तरीके से, वर्ड सिलेक्शन कि लिखने के टाइम पर उन्होंने कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, फ्लुएंसी क्या है, ये सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं, सभी क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर हम किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग को जज करते हैं, किसी बच्चे की हैंडराइटिंग को इवैल्यूएट करते हैं। ए टेबल इज प्रेजेंटेड हियर अंडर शोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग। स्टूडेंट्स की राइटिंग को इवैल्यूएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया को ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी टेबल है। क्राइटेरिया एक दो नहीं होते, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। कुछ डायरेक्टली हम देख लेते हैं, कुछ डायरेक्टली देख नहीं पाते, कुछ इनडायरेक्टली हम जान लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया होते हैं बहुत सारे। तो उन सभी क्राइटेरिया को एक टेबल में मैंने नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे टेबल बनाइए बच्चे की, अगर हमें राइटिंग का वैल्यूट करना है इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपके सारे कंपोनेंट्स आ गए, सारी स्किल्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम रिमार्क्स दे देंगे कि बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, संतोषजनक है या बेकार है, या उसके बाद रिमार्क्स वगैरह दे देंगे। तो इस तरह से हमारी टेबल बन जाएगी। कौन से टॉपिक है कि विषय का चयन कैसे किया है बच्चे ने। जब बच्चे का जो लॉन्ग आंसर होता है, अब आपके बीएड के एग्जाम में लॉन्ग आंसर आते हैं, ठीक है, उसमें आपको एक आंसर का जो होता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है 4 से 5 पेज में देना होता है। ठीक है, तो 4 से 5 पेज में वो जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वही सब तो कंपोनेंट होते हैं इवैल्यूएशन के। मान लीजिए आपका कोई राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, जब आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये तो शॉर्ट लेवल पर हो गया, आपका कोर्स है, कोर्स में आपके एग्जाम्स होते हैं, इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखे जाते। लेकिन जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, मान लीजिए किसी भी पोस्ट का कोई वैकेंसी निकल रही है, उसका एग्जाम है, उसमें रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट का मकसद यही होता है कि बच्चों की इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी स्किल के बारे में इवैल्यूएशन किया जा सके। कौन कौन से पॉइंट होते हैं कि बच्चे ने किस तरह से विषय का चयन किया है। ठीक है, बच्चे की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन क्या है, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, लॉन्ग आंसर लिखते हैं, या कोई एस्से लिख रहे हैं, राइटिंग जहाँ आप कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी इमेजिनेशन चलती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बुक को रट कर ले जाएंगे और सेम टू सेम आप कॉपी कर देंगे, नहीं, वहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। बीएड में भी आपको यही कहा जाता है कि क्वेश्चंस को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी भाषा में, जो आपको समझ में आ रहा है उस भाषा में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की इमेजिनेशन को चेक किया जाता है, क्रिएटिविटी को चेक किया जाता है। ठीक है, लेखन को, राइटिंग किस तरह से लिखा है, पंक्चुएशन मार्क सही लगे हैं कि नहीं, वर्ड सिलेक्शन, शब्दों का कौन सा इस्तेमाल किया है। अब एक बात को कहने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट को बताने के लिए हम कई शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिनोनिम्स होते हैं, एक ही शब्द का एक मतलब है, ठीक है, उसके कई सारे अर्थ हो जाते हैं। तो हम कौन से वर्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, कौन सा वर्ड ज़्यादा उचित लग रहा है, कहाँ पर कौन सा वर्ड बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, वो हम देखते हैं। फ्लुएंसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइमलीनेस क्या है, प्रेजेंटेशन कैसी है, क्लीनलीनेस क्या है राइटिंग की। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस कितनी है, हेडिंग सब हेडिंग किस तरह से लिखी हुई है, कोटेशन किस तरह से लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी हुई है, इंट्रोडक्शन एबिलिटी कितनी है कि आपने टॉपिक को लिखा तो टॉपिक को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है,
एलोब्रेशन स्किल क्या है, कंक्लूजन स्किल क्या है, फुट नोट्स क्या है, रेफरेंस क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। तो ये इस तरह से आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं और ये कुल मिलाकर यहाँ पर आपके टेबल में 51 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर सारे के सारे बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सारे आप रीड कर लीजिएगा। जब एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन अगर आता है कि भाई बच्चे को राइटिंग को कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो वहाँ पर आप इसी तरह से लिखकर इसी तरह से आप टेबल बना देंगे कि कंपोनेंट्स हैं। अब 51 में से आपके जितने याद रहते हैं, 10 रहते हैं, 12 रहते हैं, 15 रहते हैं, 20 रहते हैं, उन कंपोनेंट्स को आप लिख दीजिए। जितने ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ज़रूरी नहीं है सारे लिखिए, आप लास्ट में एटसेट्रा लिखकर आधी लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम मिनिमम 10-15 पॉइंट्स आप लिख सकें। तो इसीलिए रीड ज़रूर कीजिएगा, सारे रीड करेंगे तब जाकर आपको वहाँ पर कुछ याद रहेंगे और 10-15 पॉइंट्स आप लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का आपका टॉपिक, यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।